हेलो, वेलकम टू शिक्षा कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये आरबीएसई का 2025 का अकाउंटेंसी का पेपर है। जिसे हम सॉल्व कर रहे थे उसे हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में 14 से लेकर क्वेश्चन शायद 17 या 18 होंगे। देख लेते हैं कितने हैं। इसमें है क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है और इन 17 क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी हैं। तो इनमें जो ऑप्शंस के अंदर हैं तो हम वो दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश वाला जो क्वेश्चंस है वो हम पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन में लिखा है ममता एंड मोनू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इन द रेशो ऑफ 5:3। यानी दो पार्टनर्स हैं, एक ममता है और एक मोनू है, और अपने प्रॉफिट को वो 5:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिटेड रेखा, वो रेखा को फर्म के अंदर बुलाते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन हुआ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का हुआ, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो हम बुला किसे रहे हैं? हम रेखा को बुला रहे हैं फर्म के अंदर, और कितने हिस्से के लिए बुला रहे हैं? 1/4 हिस्से के लिए। विच इज़ टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाई ममता एंड मोनू। और इसका जो 1/4 हिस्सा है, ये जो 1/4 हिस्से के लिए आ रही है, इसको ममता और जो मोनू हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हुआ 1/4 का आधा हिस्सा, यानी 1/4 का आधा हिस्सा 1/8, और इसी तरह से 1/4 का आधा हिस्सा 1/8। तो ये दे रही है ममता और ये दे रही है मोनू। और जब हम 1/8 को सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 चला जाएगा, यानी 1:1 इसका हो गया सैक्रिफाइस रेशो। तो अब आप ध्यान रखना आगे कि इसका जो सैक्रिफाइस रेशो है वो 1:1 है। नेक्स्ट आगे इन्फॉर्मेशन है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ रेखा द बैलेंस शीट ऑफ फर्म वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट हमें गिवन है, ममता की कैपिटल, मोनू की कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, इसी तरह से कुछ एसेट में कंटेंट गिवन है, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, बैंक बैलेंस, और इसका जो टोटल है वो टोटल आ रहा है 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट फिर कुछ आगे इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। आगे इन्फॉर्मेशन है, रेखा एडमिशन वर एज फॉलोज। रेखा विल ब्रिंग 60,000 ऑफ हर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। यानी कैपिटल और गुडविल के वो 60,000 ला रहे हैं। अब ये ध्यान रखना, ये सिंगल अमाउंट दे रखा है यहाँ पर, लेकिन इस सिंगल अमाउंट में कैपिटल का अमाउंट भी इंक्लूड है और गुडविल का अमाउंट भी इक्वल इंक्लूड है। तो आपको इन दोनों का अमाउंट सेपरेट करके और लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर आगे इन्फॉर्मेशन है, गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ ₹16,000। यानी जो गुडविल है उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे वो कैलकुलेशन के लिए इन्फॉर्मेशन है, सुपर प्रॉफिट के 3 year परचेज जो आ रहा है 16,000, उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड एट 60,000, 24,000 and 16,000 respectively. Give necessary journal entries in the books of the firm. तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जो जर्नल एंट्रीज की जाएंगी, मैं आपको वो जर्नल एंट्रीज भी बताऊंगा, और प्लस साथ ही साथ में इसका आपको रिवैल्यूशन अकाउंट भी बताऊंगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगे जो एग्ज़ाम हो आपसे ये जनरल एंट्रीज ना पूछकर आपसे ये तीनों चीज़ें पूछ लें, तो फिर आपको ये सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका
रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के लिए पॉइंट नंबर हमें जो कंसीडर करना है वो थर्ड कंसीडर करना है। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था, यहाँ लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये साइड डेबिट की होती है और ये साइड होती है क्रेडिट की। और यहाँ हम लिख देते हैं पर्टिकुलर एंड रुपीस। और आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि असेट के अंदर डिक्रीजनेस आती है, तो यहाँ लिखते हैं असेट में डिक्रीजनेस आएगी। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। यानी असेट अगर डिक्रीज होगी तो यहाँ लिखते हैं। इसी तरह से इसका अपोजिट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो यहाँ पर, और इन दोनों का अपोजिट यहाँ लिख देते हैं। असेट इंक्रीज होती है तो यहाँ पर, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो फिर आपको यहाँ पर लिखना है। वो कंटेंट अपन इसमें से पढ़ेंगे। सबसे पहले मशीनरी असेट्स है, फर्नीचर असेट्स है और स्टॉक भी असेट्स है। तो देख लेते हैं ये इंक्रीज़ हो रहे हैं कि डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो मशीन की वैल्यू हमने यहाँ पर तय की हुई है 60,000 रुपीज़। चेक करते हैं पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यू क्या थी। पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यू है 70,000 रुपीज़। तो पहले 70,000 था और अब इसकी वैल्यू हमें करनी है कितनी, 60,000। तो हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो असेट डिक्रीज़ होगी तो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं टू मशीन अकाउंट, और जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम यहाँ लिख देते हैं। यानी 10,000 रुपीज़ का डिक्रीज़ हो रहा है मशीनरी में यानी असेट्स में, इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है। इसी तरह से फर्नीचर 24,000 रुपीज़। चेक करते हैं फर्नीचर की वैल्यू। फर्नीचर की वैल्यू है 30,000। तो 30,000 पहले थी, अब इसकी वैल्यू हम कर रहे हैं 24, यानी हम इसको 6,000 रुपीज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो फर्नीचर भी असेट्स है, असेट डिक्रीज़ होगी तो यहीं लिखना पड़ेगा। तो टू फर्नीचर अकाउंट हमने डिक्रीज़ किया है इसे 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपीज़ हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह से लास्ट में चेक कर लेते हैं हम स्टॉक को। स्टॉक की वैल्यू बता रखी है इसने 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपये। चेक करते हैं पहले स्टॉक कितना था, 20,000, यानी ये भी कम ही हो रहा है। तो स्टॉक भी कम हो रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर टू स्टॉक अकाउंट। तो हमने इसको किया 20,000 से 16,000 रुपये। पहले 20 था और हमने इसे कर दिया 16,000 रुपये। तो हमने इसको डिक्रीज़ किया 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। हम लगा लेते हैं इसका टोटल। टोटल हो गया 10, 16, 20,000 रुपीज़। ये हो गया 20,000 रुपीज़। ऐसे बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर, जिसका मतलब होता है लॉस, लेकिन आपको लिखना है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। लेकिन ये क्या है, शेयर ऑफ लॉस, क्योंकि क्रेडिट साइड में हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला है। और इसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। पहली ओल्ड पार्टनर्स है ममता और दूसरी ओल्ड पार्टनर्स है मोनू। और आपको ध्यान होगा इसका रेशो था 5:3। तो 5:3 के अंदर हम इसके बैलेंस को यानी 20,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 20,000 को। तो इन दोनों का एडिशन कर लो, ये हो गया 8 का कर दो इसमें डिवाइड। 8 2 जा 16, बचा 4, 8 5 जा 40 और ये 00 जो रिमेनिंग रह गए। तो 2500 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो 25 पंजे 125। तो 12,500
और इसी तरह से 2500 को आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से, आंसर आएगा 7500। इन दोनों का टोटल आप चाहो तो मैच करके देख लो, 20 आना चाहिए और यहाँ पर हम लगा देते हैं टोटल। तो आंसर हो गया हमारा 20,000 रुपीज़। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट अगले बनाते हैं इसके अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स हैं अब इसके अंदर 3, तो 3 कॉलम हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। एक कॉलम है ममता का, दूसरा है मोनू का और तीसरा कॉलम है इसके अंदर रेखा का। इसी तरह से यही 3 कॉलम हम यहाँ बना लेते हैं। पहला है ममता, फिर है ये मोनू और लास्ट में है ये रेखा। ये क्रेडिट साइड और ये हो गई डेबिट साइड। अब आपको ध्यान होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस पीडी, और बैलेंस पीडी हमें पता चलता है पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल हमें गिवन है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाई बैलेंस बीडी। और अब चेक करते हैं कि पुरानी वाली बैलेंस शीट में कैपिटल की अमाउंट क्या है। तो पहली कैपिटल है 1 लाख और दूसरी है 60,000। तो यहाँ तो हम लिख देते हैं 1 लाख रुपीज़ और यहाँ हम लिख देते हैं 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट इसके बाद में हमें लिखना चाहिए बाई कैश, जो कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा, और एक हम लिखते हैं यहाँ पर बाई गुडविल, क्योंकि गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशो के अंदर। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखो ये पहली टर्म्स गिवन थी, रेखा विल ब्रिंग 60,000 फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, यानी कैपिटल और गुडविल का वो 60,000 ला रही है। तो इनको हमें सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेशन करनी है मैं आपको यहाँ वर्किंग नोट में समझाता हूँ। तो यहाँ डाल देते हैं वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ऑफ रेखा। देखो सबसे पहली बात, ये कैपिटल और प्लस गुडविल के अमाउंट लेकर आ रही थी 60,000 रुपीज़। ये कैपिटल और गुडविल दोनों का ही है, लेकिन इसमें गुडविल को कैलकुलेट करने की एक कंडीशन हमें गिवन है। पॉइंट नंबर 2 में, गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट हमें गिवन है कितना 16,000। तो हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और गुडविल को इसमें से माइनस कर लेंगे तो कैपिटल आ जाएगी हमारे पास। सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एसपी दे दिया हमें 16,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गए 3 ईयर्स। सॉल्व किया 48,000 रुपीज़, ये हो गई वैल्यू ऑफ गुडविल। लेकिन अब आप एक चीज़ पे नोटिस कीजिए, ये जो सुपर प्रॉफिट फर्म के दे रखे हैं ये एक पर्टिकुलर रेखा के तो है नहीं, ये तो फर्म के हैं। तो फर्म का डेटा यूज़ करते हुए आप कोई कैलकुलेशन करोगे तो वो डेटा भी आपका किसका निकलेगा, फर्म का, यानी गुडविल निकली फर्म की। फर्म की गुडविल से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, जो नया पार्टनर्स है उसका जो पार्ट बनता है फर्म के अंदर उससे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो 48,000 में हम नए वाले पार्टनर्स का पार्ट चेक करते हैं। तो रेखा कितने हिस्से के लिए आ रही थी वो चेक करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेखा कितने हिस्से के लिए आ रही है, ये आ रही है 1/4 पार्ट के लिए। तो 1/4 आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लेते हैं। 12,000 रुपीज़, ये हो गई हमारी गुडविल की अमाउंट रेखा के लिए। तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रेखा 12,000 रुपीज़। अब देखो टोटल अमाउंट कितना था 60,000, गुडविल की अमाउंट कितनी हुई 12,000, तो कैपिटल कितनी हो गई इसमें से माइनस कर दो, यानी 48,000 रुपीज़ कैपिटल।
इस कैपिटल को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश के नाम से लिखना होता है। तो इसको लिख देते हैं बाई कैश। नई पार्टनर्स कितना रुपया ला रही थी? 48,000 रुपीज़। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो गुडविल है उस गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और गुडविल की अमाउंट थी कितनी? 12,000 रुपीज़। देखो हमने यहाँ निकाला था कितना? 12,000 रुपीज़। तो इस 12,000 रुपीज़ को आप सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दो। और सैक्रिफाइस रेशियो कितना था मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब सॉल्व किया था। ये रहा सैक्रिफाइस रेशियो 1:1। तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12,000 को 1:1 में, तो आंसर आएगा 6,000। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 6,000। तो इसको अब हम लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, 6,000 यहाँ पर और 6,000 यहाँ पर। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। तो सारे पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम वापस से जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर और चेक करेंगे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कंटेंट तो हमारे पास नहीं है। तो चेक करते हैं। देखो जनरल रिजर्व है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो 32,000 है, क्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखें बाई GR। और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में करते हैं, और ओल्ड रेशो क्या है? 5:3। तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 32,000 को। तो 32,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5 और 3 हो गया 8 का लगा देते हैं डिवाइड। 8 4 जा 32,000, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4 पंजे होता है 20,000 यानी 20,000 और 4,000 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 3 जा 12, यह आ जाएगा 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट इससे पहले हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसका जो आंसर था उसे भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर आंसर आया है तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे क्रॉस में इस साइड में। यहाँ लिख देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो आंसर था वो यहाँ पर लिख देते हैं 12,500 और 7,500 रुपीज़। तो लगभग सारी चीज़ें लिख चुके हैं। अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं जो हमारे पास बैलेंस CD कहलाएगा। ऐड कर लेते हैं। तो जब इस ऐड का हम टोटल करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1,00,000 और 126,000। इसी तरह से यहाँ का टोटल कर लेते हैं 60, 70, 72 और 78,000 और यहाँ पर आ गया 48,000। यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस CD। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे 1,26,000 के अंदर से माइनस करेंगे 12,500। तो इसको माइनस करके हम लिख देते हैं। तो माइनस करने के लिए मैं ले लेता हूँ कैलकुलेटर। तो हमें 1,26,000 में से 1,26,000 में से माइनस करना है 12,500। आंसर आएगा 113,500। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पर 78,000 है, तो 78,000 में से माइनस कर लेते हैं हम 7,500। आंसर आएगा 70500। और यहाँ पर तो 48,000 था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 48,000 रुपीज़। तो ये क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा बैलेंस CD।
नेक्स्ट इसके बाद में हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पर बना लेते हैं बैलेंस शीट। इस साइड पे हम लिख देंगे लायबिलिटीज रुपीस, यहाँ पर लिख देंगे असेट्स और यहाँ लिख देंगे रुपीस। तो बैलेंस शीट निकाल लेते हैं पुरानी वाली। तो बैलेंस शीट में देखो क्या क्या कंटेंट हमें गिवन है। मशीनरी, और मशीनरी की अमाउंट हमने कितनी करी थी, हमने इसको रिवेल किया था 60,000 पर, तो यहाँ लिख देते हैं 60,000। इसी तरह से फर्नीचर की वैल्यू थी 24,000 और इसी तरह से स्टॉक की वैल्यू थी 16,000। नेक्स्ट इसके अलावा हमें पुरानी बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक बैलेंस था 80,000 रुपीज़ का, तो यहाँ लिख देते हैं बैंक बैलेंस जिसकी पुरानी वैल्यू है 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट 48,000 रुपीज़ हम कैपिटल के लेकर आ रहे थे और प्लस 12,000 रुपीज़ हम गुडविल के लेकर आ रहे थे कैश में। इनका टोटल करके यहाँ लिख देते हैं। तो ये 80 और 40, 80 और 60 ही जोड़ देते हैं ना, 8 और 6 होता है 14, 1,40,000 यहाँ पर लगा लेंगे इसका टोटल। इसी तरह से यहाँ की चीज़ें फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ममता की कैपिटल, ममताज़ कैपिटल जो थी, चेक करना पड़ेगा कितनी निकाली थी, बैलेंस CD 1,13,500, इसको लिख देते हैं 1,13,500। फिर मोनूस कैपिटल ये थी 70,500। फिर जनरल रिज़र्व जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो बचा नहीं हमारे पास। और लास्ट में एक कंटेंट हमें दे रखा है क्रेडिटर्स का, और क्रेडिटर्स की अमाउंट है 80,000 रुपीज़, सॉरी 8,000 रुपीज़। इन दोनों के टोटल हम लगा लेते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और फटाफट से टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐड करते हैं एसेट वाली साइड का 60,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 और प्लस करेंगे 1,40,000। आंसर आया 2,40,000 और सेम अमाउंट यहाँ पर भी आना चाहिए ना। तो करते हैं कैलकुलेट, 1,13,500, दूसरा है 7,500 और प्लस करेंगे इसके अंदर 8,000। तो ये हो गया अपना 1,92,000 रुपीज़। एक बार डिफरेंस चेक कर लेते हैं। डिफरेंस हो गया 2,40,000 और माइनस करते हैं इसमें से अपन 192,000, यानी 48,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। चेक कर लेते हैं 48,000 रुपीज़ हम कहाँ पर मिस कर रहे हैं। हाँ, एक कैपिटल तो रह गई, उसकी कैपिटल हम लिख देते हैं यहाँ पर रेखास कैपिटल। तो इस तरह से अगर आपके आंसर मैच नहीं हो तो आप डिफरेंस ज़रूर कैलकुलेट किया करो, तो डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहाँ पर हुई है। तो रेखास कैपिटल वैसे आपको यहाँ लिखना चाहिए था, अब मैं नीचे लिख देता हूँ 48,000 रुपीज़ और टोटल मैच कर गया हमारा 2,40,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉल्व। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लिया और बैलेंस शीट भी क्रिएट कर ली है। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन पूछा था एग्ज़ाम के अंदर, अब उसके ऊपर आते हैं। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि आपको जर्नल एंट्रीज़ करनी है। तो जर्नल एंट्रीज़ देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो कि आपको परफॉर्मा पूरा कंप्लीट बनाना है ना,
मैं यहाँ परफॉर्मा नहीं बना रहा हूँ। परफॉर्मे के अंदर आपको डेट भी डालनी पड़ेगी, फिर अगले कॉलम में पर्टिकुलर भी लिखना पड़ेगा, अगले कॉलम में LF लेज़र फोलियो भी लिखना पड़ेगा, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट भी लिखना पड़ेगा। मैं केवल पर्टिकुलर वाले कॉलम के अंदर जो जनरल एंट्री लिखते हैं केवल वही लिख रहा हूँ, है ना। एग्ज़ाम में आपको परफॉर्मा बनाना कंपलसरी है। तो सबसे पहली बात जो हम जनरल एंट्री करेंगे वो जनरल एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट से और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से की जाती है। बैलेंस शीट से किसी भी तरह की जनरल एंट्रीज नहीं होती है। तो सबसे पहले हम कर देते हैं जो रेखा कैपिटल लेकर आ रही थी और जो गुडविल लेकर आ रही थी, ठीक है। तो एंट्री नंबर 1 कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं आप, टू रेखास कैपिटल और टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल की वैल्यू हमने निकाली थी 12,000 और कैपिटल जिससे रह गई थी हमारी कितनी 48,000 और टोटल अमाउंट आपको पता ही था 60,000। इसकी नरेशन हो जाएगी फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय रेखा इन कैश, ठीक है। यानी जो भी जनरल एंट्रीज़ हैं वो किस चीज़ की जनरल एंट्रीज़ हैं वो आपको बस इंग्लिश के अंदर नीचे लिख देना है। आपको अब ये बात तो ध्यान होगी कि अगर कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म के अंदर गुडविल लेकर आ रहा है तो उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आपको नीचे करनी पड़ेगी। तो सेकेंड एंट्री होगी इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स थी एक ममता कैपिटल अकाउंट और दूसरी थी मोनूस कैपिटल अकाउंट। और आपको ध्यान है गुडविल थी 12,000 रुपीज़ जिसको हमने 6,000 और 6,000 करके डिस्ट्रीब्यूट किया था। और इसकी नरेशन आप लिख लेना है ना, ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है। तो नरेशन आप इस तरह से लिख लेना, मैं लिख ही देता हूँ, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। अब दो ही पार्टनर्स हैं तो आप बिटवीन यूज़ कर लेना, बिटवीन ममता एंड मोनूस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 के ऊपर एंट्री करते हैं रिवोल्यूशन के अंदर से। तो रिवोल्यूशन के अंदर से 2 एंट्री आप आसानी से बना सकते हो, डेबिट की और एक क्रेडिट की। तो आपको तो ध्यान होगा जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था उसके अंदर डेबिट में जो कंटेंट लिखे थे वो लिखने पड़ेंगे ना। यानी पहली एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, ये सब जिनको भी आपने डेबिट किया है, एक एंट्री यहाँ से बस 2 ही एंट्री बनेगी। तो पहली एंट्री हम बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट और लास्ट में हमने स्टॉक भी लिखा था तो टू स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक की वैल्यू थी 20 से हमने इसको 16 कर दिया था 4,000। फर्नीचर की वैल्यू थी 30,000 से 24 किया था तो 6,000। और इसी तरह से मशीन की वैल्यू थी 70 जिसको हमने 60 कर दिया था, यानी 10,000 डिक्रीज। टोटल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 20,000, ठीक है। नरेशन अब आप इसकी लिख लेना। और थर्ड के बाद में 4th एंट्री करेंगे जो हमारे पास लॉस आंसर आ रहा था। तो क्रेडिट में हमने उसे लिखा था तो हमने क्रेडिट से एंट्री बना लेनी है। एंट्री बनानी है यहाँ से, है ना। तो ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और अमाउंट आपके पास ही है, तो इसको भी लिख देते हैं। सबसे पहले ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
फिर मोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ममता की कैपिटल थी 12,500, इसकी 7,500 और टोटल आंसर आ रहा था 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट, इसके बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर चेक कर लेते हैं। रेवोल्यूशन अकाउंट की एंट्री तो कंप्लीट हो गई ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकाल लेते हैं। इसमें देखो बीडी के लिए तो हम कोई एंट्री करते हैं नहीं, ठीक है। बीडी के लिए तो कोई एंट्री होगी नहीं। इसकी एंट्री हम कर चुके हैं, इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। एक एंट्री हमें इसकी करनी बाकी रह गई, इसकी एंट्री भी कर लेंगे, और ये एंट्री हम कर चुके हैं रेवोल्यूशन वाली। तो एक एंट्री करनी बाकी रह गई है। तो जो जनरल रिजर्व है उसे जो हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसकी एंट्री, तो उसकी एंट्री बनती है एंट्री नंबर 5, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में थे ममताज कैपिटल अकाउंट और दूसरा था मोनूस कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट हमने लिखा था वो अमाउंट इसके सामने लिख देते हैं। तो वैल्यू थी हमारे पास जनरल रिजर्व की वैल्यू 20 और 12,000, तो उसको लिख देते हैं 20,000 और 12,000 रुपीज़। टोटल आ जाएगा 32,000 रुपीज़ जो जीआर की वैल्यू थी। तो क्वेश्चन के अंदर तो एग्ज़ाम में जर्नल एंट्रीज पूछी थी, लेकिन आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पूछ सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट भी पूछ सकते हैं। तो फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको एंट्री करवा दी है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन के अंदर। इसके ऑप्शन में ही क्वेश्चन गिवन है ना, अथवा में, यानी या तो ये वाला क्वेश्चन करना था या फिर नीचे वाला क्वेश्चन। नीचे वाले में देखते हैं, देखो क्या है, आपको मैच करना है। मैच द लिस्ट ए विद बी, ए को बी के साथ में मैच करना है। लिखा हुआ है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, डिक्रीज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो आपको ध्यान हो, अगर जब रेवोल्यूशन अकाउंट सीख रहे थे तो उसके अंदर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी। जब रिवोल्यूशन अकाउंट हम सीख रहे थे, एक चीज़ हमने उसमें डिस्कस करी थी कि असेट डिक्रीज़ होगी तो यहाँ पर, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर, और इन दोनों का अपोजिट यहाँ पर, असेट इंक्रीज़ और लायबिलिटीज़ डिक्रीज़। तो वही पूछ रहा है, इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट इंक्रीज़ होती है तो उसे कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है। तो अब चेक करते हैं रेवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड इसमें लिखा है क्या। देखो लिखा हुआ क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी इसका आंसर तो हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो देखो लायबिलिटीज़ तो ये इंक्रीज़ हो रही है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। चेक करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये आंसर, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी इस वाले का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जिस तरह से अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, उसमें ध्यान करो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाया था, एक जीआर को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जीआर क्या है, एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ही टाइप है। तो किस साइड में हमने उसको ट्रांसफ़र किया था या डिस्ट्रीब्यूट किया था, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट वाली साइड में। तो चेक करते हैं, देखो लिखा ही है, ये लिखा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट वाली साइड में, यानी थर्ड का आंसर हो गया ये वाला ए, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा और देता हूँ, इसमें चेक करवा देता हूँ।
ये बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा, ये हमने जीआर को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इसी तरह से अगर P&L अकाउंट होता तो भी हमें यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट वाली साइड में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले पर। अगला है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कह रहा है कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो जाए तो हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। ये टॉपिक भी जस्ट अभी हमने किया है। अब देखो, मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट अभी बताई थी ना, तो उससे अपन को नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हेल्प मिल गई। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अभी लॉस ही आया था हमारे पास, चेक करते हैं। देखो ये रहा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट था और इसके अंदर ये लॉस आया था। तो इस लॉस को हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र किया था, डेबिट साइड के अंदर, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में हमने ट्रांसफ़र किया था। देखो ये रहा इसका अमाउंट। तो ये बात हम इसके अंदर चेक करते हैं। देखो ये बात लिखी हुई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ये लिखा हुआ, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका आंसर हो गया ये वाला, बी वाला। तो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट ए। यानी आपको बैलेंस शीट के परफॉर्मे के अंदर ये सारे के सारे कंटेंट जमा के लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है वर्टिकल फॉर्मेट, क्योंकि शेड्यूल 3 की बात कर रहा है ना, तो जो वर्टिकल वाला परफॉर्मा है वो आपको पूरा याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप वो परफॉर्मा लिखोगे, फिर इन कंटेंट को आप उसके अंदर लिखोगे। तो करते हैं, देखो सॉल्व। मेरे पास तो परफॉर्मा है इसका, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। हम इसको इस पेज पे यहाँ कर लेते हैं ना, तो मैं ये ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर परफॉर्मा। तो ये आ गया अपने पास परफॉर्मा। अब क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस हिसाब से अपन इसको फिलअप कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें थोड़ा स्क्रीन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। देखो क्वेश्चन में गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लिखते हैं कैपिटल के अंदर। तो यहाँ लिख देते हैं, अमाउंट हमारे पास गिवन है 1 लाख रुपीज़, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने लिख देते हैं 1 लाख रुपीज़। करंट ईयर के अंदर है ना, तो मैं पेन ले लेता हूँ ब्लैक वाला, और इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने आपको लिख देना है 1 लाख रुपीज़। बस ये ध्यान रखना, ये परफॉर्मा आपको याद करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व। जो कैपिटल रिजर्व होता है वो पार्ट होता है जनरल रिजर्व का, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस का। तो रिजर्व एंड सरप्लस के जस्ट सामने आप लिख दीजिए 35,000 रुपीज़। इसी तरह से प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये रहा प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में, तो चेक करते हैं इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये लिखा हुआ अमाउंट है इसका 15,000 रुपीज़। इसके सामने लिख दो 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट फिर डिबेंचर है। डिबेंचर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में, तो ये दे रखा, इसके अंदर लिख देते हैं डिबेंचर की अमाउंट 50,000 रुपीज़। बाकी वर्किंग नोट बनाने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ रही है,
क्योंकि सिंगल कंटेंट गिवन है। अगर डबल कंटेंट होते, ट्रिपल कंटेंट होते तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती वर्किंग नोट की, तभी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर दे रखा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए तो सेपरेट हमारे पास स्पेस होता है। इन्वेंट्रीज हम लिखते हैं सेट में, ये लिखा हुआ है इन्वेंट्रीज, और अमाउंट है इसकी 40,000 रुपीज़, ये लिख दिया 40। और लास्ट के अंदर है इसमें बिल्डिंग 1,60,000 रुपीज़। तो बिल्डिंग हम लिखते हैं नॉन करंट असेट्स में, टेंजिबल असेट्स गिवन होगी, ये रिटेंजिबल असेट्स, अमाउंट दे रखी है 1,60,000। अब हम लगा लेते हैं असेट और लायबिलिटीज़ का टोटल। असेट के अंदर हम ये 2 कंटेंट ही लिख पाए जिसका टोटल होता है 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ 2 लाख रुपीज़ आया है, तो लायबिलिटीज़ में भी टोटल 2 लाख रुपीज़ ही आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो चेक करते हैं, 1 लाख, 130, 130 और 50, 180, 180 और 10, 190 और बचे इसके 5 और इसके 5, 10, यानी 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो परफॉर्मे के अंदर लिखना तो इजी है, मुश्किल काम ये है कि इतना बड़ा जो परफॉर्मा है आप इसी तरीके से सेम सीक्वेंस के अंदर याद कर लो और अब पहले आप इसको लिख पाओ, ये थोड़ा मुश्किल काम है बस। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं फिर अपन अगले क्वेश्चन में, यानी इसका जो अथवा के ऊपर क्वेश्चन गिवन है, इसमें देखो हमें गिवन है राइट द मेजर हेड एंड सब हेड ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1। तो मेजर हेड लिखना है और इसका सब हेड लिखना है। लिखा हुआ है इसके अंदर पहला पॉइंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब एक्चुअल में क्या है, ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट ना होकर ये आपके सब हेड ही हैं। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अब ये तो कंटेंट दे रखा है, बाकी ये दोनों सब हेड ही हैं, तो हेड इनके यही रहने वाले। अब देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ, वापस से बैलेंस शीट निकालते हैं अपन। तो जैसे सबसे पहला कंटेंट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये रहा करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, अब इनका मतलब सेम होता है। अब ये करंट इन्वेस्टमेंट लिख देता तो भी ये करंट इन्वेस्टमेंट रहता है, यानी सब हेड तो इसने खुद ही दे रखा है। ये कंटेंट तब कहलाता जब यहाँ पर लिखा होता, सपोज करो जैसे डेटर्स नहीं, डेटर्स तो ट्रेड रिसीवेबल में आता है। कुछ और मान के चलते हैं, जैसे कुछ और कंटेंट ले लेते हैं, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लिख दिया उन्होंने, है ना, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, तो ये कंटेंट कहलाता। फिर हम सब हेड लिखते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर, और फिर मेजर हेड लिखते हैं हम यहाँ पर करंट असेट। तो जैसा क्वेश्चन दे रखा है उस हिसाब से हम इसको फिलअप कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का सब हेड है सेम यही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या परफॉर्मे में जो लिखा हुआ है आप वो भी लिख सकते हो, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ करंट असेट्स, सॉरी ये है करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, और मेजर हेड इसका ये वाला हो गया ना करंट असेट्स। इसी तरह से लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स खुद एक सब हेड है। देखो इसको मैं बताता हूँ आपको, लायबिलिटीज़ में ये ना लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ये तो खुद ही सब हेड है। अब ये कंटेंट कब कहलाता, जब क्वेश्चन में लिखा होता जैसे कि डिबेंचर, तब ये कंटेंट कहलाता, फिर इसका सब हेड ही बन जाता। तो अभी तो सब हेड बन गया लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, और इसका मेजर हेड क्या बन गया, मेजर हेड बन गया नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, ऐसे लूज टूल्स, अभी लूज टूल्स कंटेंट में गिवन है, और जो लूज टूल्स होता है वो पार्ट कहलाता है इन्वेंट्रीज़ का। तो इन्वेंट्रीज़ तो हो गया इसका सब हेड, और मेजर हेड इसका क्या बन गया, वही करंट असेट्स, करंट असेट्स। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में।
कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो एंड नेट प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में गिवन है सेल्स है, CGS है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वापस हमें नोटपैड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो नया पेज निकालते हैं। अब सबसे पहले इसने पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो सबसे पहले GPR का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और GPR का फॉर्मूला बनता है GP अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ डेटा लिख लेंगे, यहाँ पर आंसर लिख लेंगे और वर्किंग नोट बना लेंगे नीचे अगर रिक्वायरमेंट रही तो सबसे पहली बात चेक करते हैं इसमें हम GP दे रखा है क्या। क्वेश्चन में GP नहीं है, लेकिन हम इन दोनों की हेल्प से GP को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ GP। तो GP का एक फॉर्मूला बनता है सेल्स माइनस CGS। सेल्स हमें दे दी है इसने 4 लाख रुपीज़ और CGS हमें गिवन है 2,40,000। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1,60,000 रुपीज़। तो 160 आ गया GP, यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाई नेट सेल्स। सेल्स हमें दे रखी है 4 लाख रुपीज़ और सेल्स रिटर्न का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, तो सेल्स ही हमारी नेट सेल्स कहलाएगी 4 लाख रुपीज़। और मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। सॉल्व कर देते हैं, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो हटा देते हैं, इस जीरो से ये जीरो हटा देते हैं और 4 से इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 4 जा 16, तो 4 × 10 आंसर आएगा 40%। ठीक है ना, ये GPR हो गया सॉल्व। अगला पूछा है ऑपरेटिंग रेशो। नेक्स्ट नंबर 2 के ऊपर हम सॉल्व कर देते हैं ऑपरेटिंग रेशो। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ऑपरेटिंग रेशो होता है इसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम है इसके, ऑपरेटिंग रेशो भी नाम है इसका और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो भी नाम है। तो सबसे पहली बात इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला बनता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन वही नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर डेटा लिख देंगे, यहाँ पर इसका हम लिख देंगे आंसर। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू CGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। और भी ज़्यादा ठीक रहता अगर इसको अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेटिंग इनकम बोल देते तो। ठीक है, तो CGS तो हमें पता है, अभी हमने निकाला था CGS, निकाला नहीं था सॉरी, गिवन था हमें 2,40,000। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2,40,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेक करते हैं। देखो एक एडमिनिस्ट्रेटिव है 50,000 का और एक और गिवन था हमें सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज़ और ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यानी ये हो गया हमारे पास 0। सॉल्व कर लेते हैं 2,40,000 और 50, 290 और 30, 3,20,000 रुपीज़। तो यहाँ लिख देते हैं इसे 3,20,000 रुपीज़। 3,20,000 रुपीज़ डिवाइड करेंगे इसके अंदर नेट सेल्स का, और नेट सेल्स है हमारे पास 4 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 से ये 0 गई, 4 8 जा 32 और 8 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 80% हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो।
नेक्स्ट फिर अगला वाला पॉइंट भी हम सॉल्व कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो। तो थर्ड पॉइंट के अंदर नेट प्रॉफिट रेशो, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यहाँ पर डेटा लिख लेंगे, यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट, तो वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, और जो नेट प्रॉफिट है हम कैलकुलेट कर सकते हैं P&L से, यानी P&L अकाउंट बनाकर। अब हमें ये तो पता है कि GP कितना था, यहाँ लिखते हैं GP, चेक करना पड़ेगा ना, हमने काउंट किया था अभी से GP, ये रहा 1,60,000। यहाँ लिख देते हैं 1,60,000। अदर इन्फॉर्मेशन में थी हमारे पास इसके अलावा गिवन है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस जो डेबिट में लिखते हैं, अमाउंट है 30,000 रुपीज़। फिर इसके अलावा गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अमाउंट है 50,000 रुपीज़। और एक अमाउंट और गिवन है इसमें, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है इसकी 10,000 रुपीज़। इसका निकाल लेते हैं अपन बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर जब निकालेंगे तो ये हो गया 1,70,000, और इनका टोटल हम कर लेते हैं। एक चीज़ और है, एक लॉस बाय फायर भी है, देखा नहीं, लॉस बाय फायर, इसकी अमाउंट है 30,000 रुपीज़। तो माइनस कर देते हैं 170 में से, इन सबको माइनस कर देते हैं ना, तो ये टोटल हो गया 80, 90, 100, 110। 110 माइनस करेंगे 170 में से, तो बचेंगे अपने पास 60,000। तो ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है, फॉर्मूले में रख देते हैं। नेट प्रॉफिट है हमारे पास 60,000 रुपीज़, डिवाइड बाई नेट सेल्स ही हमारे पास 4 लाख रुपीज़, और मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। सॉल्व कर देते हैं, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो हटा देते हैं, इस जीरो से ये हटा देते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से ये कैंसिल कर देते हैं, 2 3 जा 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 15% इसका आंसर हो गया। तो कंप्लीट है, रेशो का क्वेश्चन तो सिंपल ही था। नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन नेट प्रॉफिट, यानी शेयर होल्डर फंड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो गिवन है इक्विटी शेयर्स कैपिटल एट द रेट 100 रुपीज़ पर शेयर, 8 लाख रुपीज़, और इसके अलावा 8% डिबेंचर है, अमाउंट गिवन है 10 लाख रुपीज़। फिर गिवन है जनरल रिज़र्व 2 लाख रुपीज़ का, एक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,20,000, और लास्ट में गिवन है रेट ऑफ टैक्स 40%। तो सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हमें पता होना चाहिए पहले फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो नोट निकाल लेते हैं वापस से। कैलकुलेशन ये करेंगे ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डिविडेंड डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड
और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। इसका विशेष ध्यान रखिएगा ना, मैं वापस से एक बार बोल के बता देता हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डिविडेंड, ठीक है। तो जनरली इसको शॉर्ट में EBIT बोलते हैं, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इतना ही बोला जाता है जनरली। तो इससे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर हम डेटा लिख लेंगे, यहाँ पर आंसर लिख लेंगे, वर्किंग नोट बना लेंगे नीचे, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ EBIT या फिर NBIT, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डिविडेंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1,20,000। अब आफ्टर से बिफोर बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है ना, तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं टैक्स को। तो टैक्स का एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर, वो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाई टैक्स की रेट अपॉन 100 माइनस टैक्स की रेट। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई टैक्स की रेट कितनी है 40% डिवाइड बाई 100 माइनस टैक्स की रेट जो कितनी है 40। तो इस पूरे को मैं एक बार में ही यहाँ पर ही सॉल्व करके लिख देता हूँ ना। 100 माइनस 40 किया तो 60। सॉल्व कर लेते हैं, इस 0 से ये 0 गई, 6 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 2 जा 12, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर आएगा 80,000। टोटल कर लेते हैं, ये आ गया 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 2 लाख रुपीज़ तो आ गया। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं टैक्स हमने कर ही दिया, इंटरेस्ट और चेक करते हैं। तो इंटरेस्ट के लिए भी हमें ये ऐड करना पड़ेगा। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जब आप एग्ज़ाम में ये किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो कि सबसे पहले टैक्स को ही ऐड करना है, उसके बाद में इंटरेस्ट को ही ऐड करना है। अगर आप पहले इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे बाद में टैक्स को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन, किसके ऊपर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डिबेंचर के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और डिबेंचर की वैल्यू है हमारे पास 10 लाख। तो 10 लाख का हमें कैलकुलेट करना है 8%, जो कितना आएगा 80,000 रुपीज़। टोटल कर देते हैं, यह आएगा 2,80,000 रुपीज़। तो 2,80,000 रुपीज़ हम लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। डिविडेंड नहीं है क्वेश्चन में ना, किसी तरह की डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसे लिख नहीं रहे। तो हमारे पास आंसर आया 2,80,000 डिवाइड बाई, अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच होती हैं। फर्स्ट अप्रोच है लायबिलिटीज अप्रोच और दूसरी अप्रोच है एसेट्स अप्रोच। एसेट्स अप्रोच इसमें लग नहीं पाएगी क्योंकि एसेट से रिलेटेड डेटा क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, लायबिलिटीज अप्रोच ही लगानी पड़ेगी। तो एसेट अप्रोच तो हम हटा देते हैं और लायबिलिटीज अप्रोच का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला बनता है अपना शेयर होल्डर फंड। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ ना, शेयर होल्डर फंड प्लस करेंगे इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ जैसे लॉन्ग टर्म के डेट हो गए, लॉन्ग टर्म का प्रोविज़न हो गया, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज़ चाहिए कुल मिला के। और माइनस करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो चेक करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में आ जाएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल, यानी शेयर होल्डर फंड का मतलब आप वही मान के चलो इंटरनल लायबिलिटीज़ होती है। तो सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटीज़ चाहिए, यानी 8 लाख रुपीज़ हो गया इक्विटी शेयर्स कैपिटल। दूसरा हो जाएगा इसके अंदर जनरल रिज़र्व, प्लस कर दो जनरल रिज़र्व 2 लाख रुपीज़।
इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है शेयर होल्डर फंड की, यानी इंटरनल लायबिलिटीज़ की। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं, हमें चाहिए नॉन करंट लायबिलिटीज़, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हमें डिबेंचर गिवन है 10 लाख रुपीज़ के। अब प्लस कर देते हैं 10 लाख रुपीज़। फिर हमें चाहिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन में कोई भी गिवन नहीं है, यानी वो हो गया 0। इस पूरे को सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा 20 लाख रुपीज़। 20 लाख रुपीज़ कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह फॉर्मूले में लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 20 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व कर देते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो हटाते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा देते हैं, और इसको सॉल्व कर देते हैं 14%। तो 14% अपना हो गया आंसर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट अभी भी इसमें एक चीज़ बची हुई है सॉल्व करने के लिए, वो हमें सॉल्व करना है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड या रिटर्न ऑन नेटवर्थ। इसको करते हैं नीचे सॉल्व। ये हो गया अपना बी पॉइंट डाल देते हैं ना, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ, या फिर हम इसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। तो सबसे पहली बात इसका फॉर्मूला हमें चाहिए, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। तो सबसे पहली बात नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो गिवन है, जिसकी अमाउंट है हमारे पास कितनी 1,20,000। अब देखो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही गिवन है तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कुछ भी चीज़ इसमें से आपको लेस नहीं करनी है। जैसे बिफोर बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ा, ऐसी आफ्टर बनाने के लिए हमें लेस करना पड़ता है। तो आप ऐसा मत करना कि 1,20,000 में से आप इसका इंटरेस्ट लेस कर दो, क्योंकि आफ्टर टैक्स का मतलब ही आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है। नेक्स्ट शेयर होल्डर फंड मैंने अभी आपको बताया ही था इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, वो हो जाएगा हमारे पास कितना 10 लाख रुपीज़, यानी जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट मैं बना नहीं रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं हम 10 लाख रुपीज़ और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। सॉल्व कर देते हैं, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो हम हटा देते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा देते हैं, आंसर आ गया 12%। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट फिर अगले वाले पॉइंट में आते हैं। अगला वाला पॉइंट है 17 क्वेश्चन है, वर्षिता लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 43,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 5,000 ऑन असेट्स एंड ए ट्रांसफ़र ऑफ GR 7,000। अदर इन्फॉर्मेशन है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अमोटाइज्ड का मतलब कम हो रही है वैल्यू, यानी रिटर्न ऑफ है 4,000 एंड एक्रूड इनकम इंक्रीज बाई 10,000। एसेट एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब वही बात है कि आपको सबसे पहली बात तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का परफॉर्मा आना चाहिए ना। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। डिटेल ज़्यादा नहीं दे रखी है, डिटेल काफ़ी कम है इसकी, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर हम डाल देते हैं जो पूछा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर, यहाँ लिख देते हैं रुपीज़। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, हमें लिखना पड़ता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 43,000 रुपीज़। तो 43,000 आप यहाँ लिख दो। इसके बाद में आप ऐड की हेडिंग डाल देना। ऐड की हेडिंग होती है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम which have already been
डेबिटेड टू P&L अकाउंट। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि P&L अकाउंट में डेबिट होने वाले कंटेंट कौन कौन से थे। तो परफॉर्मा याद होना चाहिए कुल मिला के कि कौन सा कंटेंट कहाँ पर आता है। तो सबसे पहली बात देखो, एक डेप्रिसिएशन का जिक्र किया था इसने, डेप्रिसिएशन था 5000। तो नंबर 1 के ऊपर हम लिख देते हैं डेप्रिसिएशन, अमाउंट था इसका 5000। नंबर 2 के ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू GR, नंबर 2 के ऊपर GRE लिख देते हैं, ट्रांसफ़र टू GR अमाउंट है 7000 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट अब एक कंटेंट इसके अंदर और है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर अमोर्टाइज्ड, यानी जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर है वो रिटर्न ऑफ हो रहा है। इसकी अमाउंट है आपके पास 4000। इन तीनों का टोटल लिख लेते हैं, 7 तो 5 12 और 4 16,000। यहाँ पर कर देते हैं इसको ऐड, तो 16 और 43 ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, 59,000। तो जैसे हमने ऐड की हेडिंग डाली है उसी तरह से हम लेस की हेडिंग डाल देंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम which have already been credited to P&L अकाउंट, यानी P&L अकाउंट में क्रेडिट होने वाले, यानी जैसे एप्रिसिएशन हो गया, रिजर्व रिटर्न बैक हो गया, फॉरेन एक्सचेंज गेन हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस तरह के कंटेंट। तो इस तरह के कंटेंट तो अपने पास है ही नहीं, तो ये हो गया नील। और अपने पास वापस से आंसर आया, वो आंसर था हमारा 59,000। ठीक है। तो इस आंसर को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। परफॉर्मे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर CA एंड CL, करंट असेट और करंट लायबिलिटीज़ की एडजस्टमेंट, जिसके अंदर हमें प्लस करना पड़ता है यानी ऐड करना पड़ता है DCA एंड ICL, डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, और हमें लेस करना पड़ता है इसका अपोजिट, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। तो एक ही कंटेंट दे रखा है, एक्रूड इनकम इंक्रीज्ड, और एक्रूड इनकम हमारी होती है करंट असेट्स, और करंट असेट हो रही है इंक्रीज़। तो करंट असेट इंक्रीज़ होती है तो कहाँ लिखते हैं, ये लिखा हुआ ना इंक्रीज़ इन करंट असेट, यहाँ लिख देते हैं एक्रूड इनकम, और वैल्यू आ रही है कितनी 10,000, तो 10,000 यहाँ लिख देते हैं। ये सब तो अपने पास जीरो है ना, और अपने पास आंसर आ जाएगा, पहले आंसर था 59,000, उसमें से 10,000 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 49,000 रुपीज़। ठीक है। इस आंसर का नाम होता है, इसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। फिर इसमें से एक चीज़ आपको और लेस करनी पड़ती है, वो है इनकम टैक्स पेड। क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है इनकम टैक्स का। नेक्स्ट फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 49,000। यही हमारा मेन आंसर है। इस मेन आंसर को हम लिख देंगे नेट कैश इनफ्लो। इनफ्लो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आंसर आ रहा है प्लस के अंदर, आंसर माइनस में आता तो हम आउटफ्लो लिख देते हैं, लेकिन माइनस का सिंबल नहीं लगाते। तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा 49,000, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो परफॉर्मा था वो हमने बना लिया, सॉल्यूशन हो गया पूरा कंप्लीट, इतना ही पूछा था। नेक्स्ट फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो अथवा में दे रखा है ना, ऑप्शन है कि चाहे तो हम ये वाला क्वेश्चन करें या फिर ये करेंगे।
तो इसमें भी कैश फ्लो से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसी में सॉल्व हो जाएगा ये तो, है ना। तो सबसे पहली बात तो परफॉर्मा चाहिए। परफॉर्मा यहाँ पर बना लेते हैं छोटा सा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आप देखो मशीन 2023 में कितनी थी, 5 लाख की, 2024 में कितने की हो गई, 3 लाख रुपीज़ की। तो विदाउट इन्फॉर्मेशन हमेशा माना जाता है किसी भी असेट या किसी भी इन्वेस्टमेंट का कम होने का रीज़न सोल्ड होना ही होगा। यहाँ पे मशीन में कमी डेप्रिसिएशन की वजह से भी होती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट या विदाउट इन्फॉर्मेशन हम हमेशा कंसीडर करते हैं सेल्स। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स ऑफ मशीन। सेल्स करेंगे तो पैसा आता है हमारे पास, इनफ्लो होता है, तो प्लस में लिखना पड़ेगा 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट इसी तरह से फर्नीचर पहले 2 लाख का था, जो 2024 में 2,50,000 का हो गया, और फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ है, और इंक्रीज़ होने का मतलब हमेशा परचेज़ होता है। परचेज़ ऑफ फर्नीचर 50,000 रुपीज़, 50,000 का और ख़रीद लिया, ख़रीदा तो पैसे गए, आपको माइनस में दिखाना पड़ेगा। इसी तरह से एक कंटेंट और गिवन है लास्ट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसकी अमाउंट है 20,000 रुपीज़। तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये अमाउंट भी किस में आएगा, प्लस के अंदर। बस फाइनल आंसर आप यहाँ लिख दें, 2 लाख 220 में से माइनस कर दें 50,000, तो हमारे पास बचेगा 1,70,000 प्लस के अंदर। और यहाँ हम लिख देंगे वही नेट कैश इनफ्लो इसलिए क्योंकि प्लस में आंसर है, इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये जो सेक्शन सी था लॉन्ग टर्म क्वेश्चन का, वो हमने सॉल्व कर दिया पूरा। तो ऐसा हो सकता है कि कोई माइनर प्रॉब्लम आपको आए इन क्वेश्चनों को समझने के अंदर, क्योंकि एक तो देखो पढ़ाना होता है, कोई टॉपिक मैं आपको बताऊं, अच्छे से एक एक चीज़ मैं उसमें डिस्क्राइब करूं, और एक होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाना या पेपर को सॉल्व करवाना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो कोई भी टॉपिक ऐसा हो आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मैसेज में अपना डाउट ज़रूर पूछिएगा। जैसे आपके पास यही डाउट आ जाए कि सर जैसे अभी तो लिखा हुआ है इसके अंदर 20,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब सपोज़ करो क्वेश्चन में लिखा हो 20,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, तो वो इसमें लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना। क्योंकि ऐसा मानते हैं ना कि हमने शेयर खरीदे तो इन्वेस्ट किया है, डिबेंचर खरीदे तो इन्वेस्ट किया है, तो फिर हम क्या सॉल्यूशन करते हैं। तो ऐसा कोई भी डाउट आपके पास हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो, या कोई टॉपिक आपको अच्छे से और समझना हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं कंफर्म उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा।